एवरीबॉडी, हाउ आर यू। दोस्तों, मैं सुजीत सर एक बार पुनः सिविक्स का चैप्टर फेडरलिज्म का पार्ट 4 का हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस 2 लेकर अवेलेबल हूँ। आपने पार्ट 4 के पहले वीडियो में देखा बच्चों कि इंडिया का फेडरलिज्म कैसे स्ट्रांग है। फेडरलिज्म का देने से कंट्री फेडरल नहीं होती, बल्कि उसके वर्क से, उसके फंक्शन से। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो 47 आजादी के बाद भारत ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी बनाई। लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। जिस लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, उस समय लिंग्विस्टिक पॉलिसी में आपने देखा कि 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट्स, प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज। ये लिंग्विस्टिक पॉलिसी के आधार पर ही राज्यों का गठन समय समय पर संशोधन होते हुए बढ़ता गया। ये लिंग्विस्टिक पॉलिसी में हम लोगों ने देखा, क्योंकि भारत का सेकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर राज्य में या पूरे देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि सबको लेकर के चलना किसी भी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको अगर बराबर वेटेज न दिया जाए। अगर ऐसे ही चल दिया जाए जैसा कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है, या आपने अपने चैप्टर में श्रीलंका में देखा कि कितना सिविल वार हुआ। ये तमिल लैंग्वेज को माइनॉरिटी में रखा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी जो अपनी सिंगलीज थी, सिंगली वालों ने एक लंबा उसको प्रमोट किया, जिससे सिविल वार एक लंबा देखने को मिला, वायलेंस रहा। भारत में भी लिंग्विस्टिक पॉलिसी बना करके राज्यों का गठन हुआ। अब उसको और क्लियर करेंगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आधार पर। वी डिड नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा बच्चों, हमारे संविधान में किसी भी नेशनल लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में हिंदी को संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ये हमारी मदर टंग जरूर है। आज के डेट में 40% से ज्यादा हिंदी बोलने वाले हमारे देश में, नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ तक, ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न तक हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी सिविल वार न हो, वायलेंस न हो, समय समय पर नॉन हिंदी बोलने वाले बेल्ट में, खासतौर से साउथ इंडिया में, इस बात का विरोध होता रहा है कि हिंदी क्यों नेशनल लैंग्वेज बने। इसलिए हमारे देश की डाइवर्सिटी और उसकी सेकुलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अर्थात हिंदी एक राजकाज की भाषा है, हमारी राजभाषा है, संपर्क की भाषा है। आर्टिकल 343 में इसको ये दर्जा प्रदान किया गया 14 सितंबर 1949 को। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो मेजर लैंग्वेज देश में बोली जाती है उसके आधार पर 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर राज्य की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, हर राज्य अपनी लैंग्वेज के आधार पर ऑफिशियल वर्क कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी होता है, आपके उत्तर प्रदेश में देखिए हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी ऑफिशियल दर्जा प्राप्त है। तमिलनाडु में आपका तमिल है, तो केरला में मलयालम है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। हर ऑफिशियल लैंग्वेज में हर स्टेट को ये छूट दे दी गई, क्योंकि जब ये बना तभी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। सिविल वार न हो, समय समय पर नॉन हिंदी बेल्ट पर हिंदी का विरोध होता रहा। ये सत्य है कि संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी ही हमें बांध सकती है, मजबूती से प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन संविधान के निर्माण में वायलेंस से बचने के लिए ये चीज विशेष ध्यान रखा गया। अब जैसे हिंदी के बाद भारत में बंगाली बोली जाती है, फिर तेलुगु बोली जाती है, तो इसलिए इन भाषाओं को भी सम्मान देना
इज्जत देना और संविधान में इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में राज्य की भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज मेड क्लियर दैट द यूज ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज टू स्टॉप इन 1965। ये बताया गया कि 1965 के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश को मान्यता दे दी गई थी उसे स्टॉप कर दिया जा रहा है। संविधान बना तभी हमारे संविधान में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा दी गई बच्चों। लेकिन नॉन हिंदी बेल्ट में इस बात का विरोध हो रहा है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा न बन जाए, राष्ट्र भाषा का दर्जा में प्राप्त कर ले। तो टू बी कंटिन्यू इंग्लिश आज भी ऑफिशियल भाषा का दर्जा प्राप्त है संविधान में। प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यू, आज भी हिंदी को प्रमोट करने के कंटिन्यू प्रयास हमारे देश में संविधान के द्वारा चल रहा है। इस पर चर्चा बहस हमेशा पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी होती है, लेकिन साउथ की विधानसभाओं में, साउथ इंडिया की विधानसभाओं में जब तक इसका विरोध किया जाता है, प्रमोशन इट मीन डज नॉट इम्पोजन ऑफ हिंदी, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को साउथ इंडिया में जहां नॉन हिंदी बेल्ट है उसको डोमिनेट करने के लिए, इंपोज करने के लिए हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, इसका कहीं से कतई मतलब नहीं। मात्र इसका मतलब यह है कि भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, सहजता प्रदान करने के लिए, सरलता प्रदान करने के लिए एक हिंदी है जो हमें जोड़ सकती है डाइवर्सिटी होने के बाद भी। लेकिन इतना विरोध होने के बाद भी आज भी हिंदी को हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में लिंग्विस्टिक पॉलिसी देखा, लैंग्वेज पॉलिसी देखा, सेंट्रल स्टेट केंद्र राज्य संबंध का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट। बच्चों, आजादी के बाद ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी का शेयर है, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो कैसे सत्ता की साझेदारी करती है। अगर मान लीजिए राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है, तो इन द पास्ट अगर देखा जाए, इन द पास्ट वन पार्टी रूल्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। अतीत में देखो तो एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की आजादी से लेकर के एक लंबे समय तक देश में शासन रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मेनी टाइम्स मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की पार्टी नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, और जिसका परिणाम रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर्स था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती रही है। जैसा आपको हमने बताया है कि हमारी जो इंडिया का नेचर है कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में, होल्डिंग टुगेदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर स्ट्रांग देन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, लेकिन तब भी हमारी डेमोक्रेसी हमेशा स्ट्रांग रही है। और ये भी देखिए कि बाद में जब एक पार्टी का वर्चस्व सेंट्रल में टूटा है, तब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। इन ड्यूरिंग कोलिशन गवर्नमेंट 1990 के बाद बच्चों कह लीजिए 1990 से एक नया दौर आता है। एट द सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग इंक्रीज, रीजनल पार्टी का वर्चस्व बढ़ता है। वर्चस्व क्या मतलब? रीजनल पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ये कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है बच्चों, समझो मिलीजुली सरकार। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545, जिसमें 543 का इलेक्शंस होते हैं, 2 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 543 में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिमम 272 और एबव सीट जीतना होता है, तो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनती है, अदरवाइज मिलजुल कर सरकार बनती है। सन 90 से हमको देखने को मिला कि एक भी पार्टी को 1990 से लेकर के 2014 तक भारत के राजनीति में किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली नहीं।
जिसका प्रभाव रहा कि मिली जुली सरकार बनी और उससे रीजनल पार्टियों से मतलब क्या, स्टेट पार्टियों से क्या मतलब बच्चों, कि जो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं किए हैं, इन रीजनल पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा। एक तरह से सरकार बनाने में इनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण रोल प्ले की। पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में हम रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी के विषय में भी चर्चा करेंगे। कोई पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनती, कोई स्टेट पार्टी कैसे बनती। यहाँ विषय यह है कि फेडरल नेचर हमारा कैसे स्ट्रांग होता है, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत कुछ निर्भर था। आजादी के बाद एक पार्टी की सरकार ने ऐसे वर्क किया। जब कोलिशन की सरकार बनी बच्चों, तो रीजनल पार्टियों का वर्चस्व बढ़ता गया। ये हमारे इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट का नेचर है, जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट पॉलिसी में देख करके समझ में आशा है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। इस पार्ट 4 के हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 को देख करके पार्ट 4 के वीडियो को, आशा है कि आप इस कंटेंट से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप बच्चों प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के विषय में हम बात करेंगे। थैंक यू।